हेलो बच्चों, क्या आपको भी हिंदी में कविताएं समझने में परेशानी होती है? आपको कविताएं कठिन लगती हैं? नहीं, अब नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि हम आज जिस तरह से पढ़ेंगे ना, बढ़िया बढ़िया चित्रों के द्वारा, बढ़िया बढ़िया ये जो इमेजेस है उनके द्वारा, उसमें हर लाइन के शब्द के अर्थ होंगे, हर लाइन की व्याख्या होगी। तो देखना, आपको बिल्कुल सब कुछ एकदम से याद हो जाएगा। साथ ही हम क्या करेंगे, हमारी पुस्तक के पीछे के प्रश्नोत्तर हैं वो भी देख लेंगे, और बोर्ड में जो पूछे गए थे पिछले 4 सालों में वो भी देख लेंगे। तो आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी ना। तो ठीक है, चलो तैयार हो जाओ। लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। इस कविता में कवि ये जो निराला जी है, ये हम देखेंगे कि ये जो कवि निराला जी है, ये बादलों को, बिजली को, बरसात को बिल्कुल अलग रूप से ही देखते हैं। उनका देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब वो कैसा है वो हम देखते हैं। देखो, होता क्या है, पहले थोड़ी सी कहानी समझते हैं कि सारे लोग बरसात नहीं आने की वजह से, बहुत गर्मी की वजह से परेशान थे। तो ऐसे में कभी सोचते थे कि भाई कब बरसात आएगी, जब बरसात आएगी तब इन किसानों के लिए, इनके खेतों में फसलें होगी, तब जाके इनके लिए खुशियाँ आएगी। ठीक है। और फिर जब बरसात आ जाती है तो गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं, और आकाश में एकदम बादल आ जाते हैं, खूब घिर जाते हैं, बिजली चमकने लग जाती है। तब भी कवि कवि भी इतने भावुक हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि ये बादल आए, ये बरसात आई, अब किसानों के जीवन में बदलाव आएगा, उनकी फसलें अच्छी होगी। और उनकी फसलें होगी अच्छी तो उनके लिए थोड़ा बहुत घर में उनकी आर्थिक स्थिति बदलेगी। और जब किसान की आर्थिक स्थिति बदलती है तो उसका शोषण भी नहीं होता है। कवि को ये बादल भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। कवि सोचते हैं कि ये कैसे बादल है, जैसे कि किसी बच्चे के घुंघराले घुंघराले बाल है। तो इसलिए कवि है ना, बादलों को कहते हैं कि भाई तुम गरजो। इस तरह से हम ये कविता देखते हैं। तो बस यही कहानी है। कवि बादलों को देख के खुश हो जाते हैं। कवि को बादल बड़े सुंदर लगते हैं। बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलो तो देखो और समझो। ठीक है, और फिर आपको थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको भी है ना इन सब कविता की जो लाइनें हैं वो समझने के बाद मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, वो भी आपको बताना है। अच्छा, एक बात बताओ कि ये कविताएं हमें पढ़नी क्यों होती है? पता है, हमारा आपका जो ये बोर्ड का पेपर होता है ना, उसमें क्या होता है कि ये व्याकरण भी आता है, अपठित पद्यांश भी आते हैं, गद्यांश भी आते हैं। ठीक है। तो जो अपठित गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण, ये सारी चीज़ें आती है, उसके साथ कुछ हमारी क्षितिज पुस्तक से कुछ पद्य भाग भी आता है, जैसे कुछ कविताएं आती है। ठीक है, कविताएं आती है, कुछ अध्याय आते हैं। ठीक है। तो इन दोनों में से कुछ बातें पूछी जाती है। जैसे कविता में से अगर हम कहें क्या पूछा जाता है, तो हम कहेंगे कुछ तो पद्यांश आते हैं। ठीक है, उन पद्यांश को लिखा जाता है, उसके नीचे 1 2 3 4 ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं, उनके उत्तर तुमको देने होते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी छोटे 2 नंबर के या 3 नंबर के प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ठीक है, कई बार कविता से एक पूरी पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है, उस पैराग्राफ को समझाना होता है कि भाई ये पैराग्राफ कौन सी कविता से लिए गए हैं, कौन से इसके कवि है। ठीक है, इस लाइन के, इसकी लाइनों की क्या अर्थ है, ऐसे हमें उसकी व्याख्या लिखनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार कविता हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसमें से प्रश्न भी आते हैं, पद्यांश भी आते हैं, और व्याख्या भी पूछी जाती है। ठीक है ना। तो आप जब एक चीज़ समझ लेते हो ना, तो उसके साथ साथ आपके 3 तरह की तैयारी हो जाती है। ठीक है ना। क्या क्या? प्रश्नोत्तर, पद्यांश और व्याख्या। ठीक है, इसलिए हमें ये कविताएं समझनी है। ठीक है, तो इसी तरह बादलों का आना, बादलों को एकदम सुंदर सुंदर दिखाई देना, उनको गरजने के लिए कहना, उनको बच्चों के घुंघराले बाल की जैसे समझना,
ये सारी बातें कवि इस कविता में देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप अभी समझ जाओगे। देखो कितने सुंदर चित्र है, देख रहे हो? ये छोटे बच्चों के घुंघराले बाल जैसे लग रहे हैं। ठीक है ना? तो चलो अब हम कविता समझते हैं। तो हमारी कविता की पहली लाइन है, बादल गरजो। जब बादल बहुत तेज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो उनके गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, उसको कवि कह रहे हैं बादल गरजो। दूसरी लाइन है, घेर घेर घोर गगन धारा धार ओ। घेर घेर घोर गगन धारा धार ओ। तो यहाँ पर घेर मतलब पूरे आकाश को तुम घेर लो। कवि क्या कह रहे हैं? पूरे आकाश को तुम घेर लो। घोर, घोर का मतलब भयंकर तरीके से पूरा घेर लो। फिर ये गगन का मतलब होता है आकाश। ठीक है, धारा धार ऊ मतलब कहते हैं ऐसे बरसों धारा, खूब बरसात की धारा आ जाए, खूब ज़्यादा ऐसे धार बहने लगे, पानी ही पानी हो जाए, ऐसे बादल, ऐसे धाराधार, ऐसे तुम मूसलाधार बरसो। ओ मतलब ऐसे संबोधन कर रहे हैं कि हे बादल, तुम पूरे आकाश को घेर लो और पूरे एकदम भयानक तरीके से घेर के खूब बरसो। तो यहाँ हम शब्दार्थ देखते हैं। घेर घेर का मतलब क्या होता है? चारों ओर से घेर कर। घोर मतलब घने, गगन मतलब आकाश। ठीक है, ये देखो, घेर का मतलब हो गया घने, गगन का मतलब हो गया आकाश, और धाराधार का मतलब वर्षा करने वाले, मूसलाधार वर्षा करने वाले बादल। ओ का मतलब यहाँ हो रहा है हे। ठीक है, तो इस तरह से कवि कह रहे हैं कि तुम चारों ओर से एकदम आकाश में छा जाओ, आकाश को पूरे घेर लो और खूब वर्षा करो। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धार ओ। आगे कवि देखते हैं बादलों को कि ये तो बड़े सुंदर हैं। ललित ललित काले घुघराले। ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर। देखा आपने यहाँ पर एक ये भी चीज़ देखी कि ये ललित ललित 2 बार आया है। इसका मतलब पता है, कवि ऐसे अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए, अपनी बात पर ज़्यादा वजन डालने के लिए, हम नहीं कहते किसी को अरे हाँ हाँ कर लो कर लो। तो हम जब कोई बात ज़्यादा वजन से कहना चाहते हैं, यानी कि नाद सौंदर्य बताना चाहते हैं, तो हम दोबारा बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी हमें समझना है। ठीक है, तो ललित का मतलब होता है सुंदर। ललित सुंदर, तो सुंदर सुंदर काले घुघराले बादल कैसे हैं? सुंदर सुंदर है, काले हैं, घुघराले है, और ये घुंघराले उनको कैसे लग रहे हैं? जैसे कि बच्चों के घुंघराले बाल हो, ऐसे लग रहे हैं कवि को। कवि कह रहे हैं कि ये बादल तो ऐसे हैं कि जैसी बालकों की कल्पना। कोई बच्चा कल्पना करता है ना कि हाँ ऐसा हो जाए, तो ये बादल है या कोई पशु है या प्राणी है, ऐसे लग रहा है कवि को। ऐसे लगता है कि ये कौन है? ये बादल है, ये कोई महल है, ये क्या है? तो कवि को ये जो बादल है ये बालकों की कल्पना जैसे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि बाल मतलब बच्चों की, बाल मतलब बच्चों की कल्पना करना, सोचना। ठीक है, और पाले यानी उनके समान, उसके जैसे। ठीक है, तो यहाँ कवि कहते हैं कि जैसे बच्चे अपनी कल्पना में सोचते हैं, वैसे तुम भी बच्चों की जैसे हो। ऐसे कवि यहाँ पर बादलों की आगे की लाइन में कवि को लगता है कि तुम्हारे ये बिजली की जो ताकत है ना, इसमें बहुत शक्ति है। जब ये बिजली चमकती है, बहुत ज़्यादा बारिश आती है, तब खेत बड़े हरे भरे हो जाते हैं, सारी दुनिया में खुशियाँ छा जाती है। क्योंकि जैसे ही फसलें अच्छी होती हैं तो किसान को तो खुशी मिलती है, उसकी तो आर्थिक स्थिति बदलती है, साथ ही उसका जो शोषण होता है, समझो उसने किसी से उधार पैसे लिए हैं, ब्याज भर रहा है, तो जिसने उसको ब्याज पर पैसे दिए हैं वो भी तो उसको परेशान करता है ना, तो उसका शोषण होता रहता है। इसलिए कवि ने इन बादलों को एक
ऐसे नया जीवन लाने वाले, नई क्रांति लाने वाले बताया है कि जब ये बादल आते हैं, बारिश होती है, तभी तो जीवन में, संसार में खुशियाँ आती है, नई चेतना आती है, नया जीवन आता है, एक क्रांति हो जाती है, एक बदलाव आ जाता है। अगर इसी तरह आपको कविताओं में से प्रश्न पूछे जाए ना कि भाई बादल को कवि ऐसे क्यों कह रहे हैं कि तुम तो बस गरजो। अब गरजो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खूब तुम तेजी से बरसोगे तभी तो खेत अच्छे होंगे। अगर थोड़ी सी बारिश आ जाती है तो फसल फिर वापस सूख भी जाती है ना। इसलिए कवि कहते हैं, तो कवि के लिए बादलों का आना, बारिश का आना बड़ा ही दुनिया को बदलने वाला, बड़ा ही खुशियों भरा बात माहौल हो जाता है। तो देखो आगे की लाइन में कवि क्या कहते हैं कि विद्युत छवि उर में, तो जैसे उर मतलब वैसे होता है हृदय, उर का मतलब हृदय होता है, ठीक है। और विद्युत छवि मतलब बिजली की चमक। ये देखो बिजली की चमक है ना, तो बादल को कह रहे हैं तुम्हारे हृदय में तो विद्युत छवि है, यानी कि बिजली की चमक है। कवि नवजीवन वाले, तुम भी ऐसे कवि जैसे हो, नया जीवन लाते हो, लोगों के लिए खुशियाँ लाते हो, ठीक है। तो इस तरह कवि ने बादलों को नया उत्साह लाने वाले, नई ऊर्जा लाने वाले और नया जीवन लाने लाने वाले बताया है। आगे कवि क्या कहते हैं कि तुम्हारे ये जो बिजली है उसमें बड़ी ही शक्ति छुपी हुई है, वज्र छिपा हुआ है, नई कविता जैसे हो। इसलिए ही तो कवि कह रहे हैं वज्र छिपा नूतन कविता। तुम्हारे अंदर वज्र, वज्र का मतलब क्या है? वज्र का मतलब है प्रचंड शक्ति है, तुम्हारे में बहुत ताकत है, ठीक है। और नूतन मतलब नया, ठीक है। और कविता मतलब काव्य की रचना होती है, उस बारे में कह रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारे में तो बहुत शक्ति छुपी हुई है। अब तुम समझ ही गए कि बादलों में शक्ति कैसे छुपी हुई है। जब बादल होते हैं तो बारिश होती है, और बारिश होती है तो फसलें होती है, और फसलें होती है तो सब कुछ, खूब सब्जियां, खूब अनाज, सब कुछ पैदा होता है। तो पता है किसानों के साथ साथ हमारे गाँवों की, ज़िलों की बात करें, देश की बात करें, सभी जगह सब कुछ मतलब एक आसानी से मिलने वाली बातें हो जाती है। जब फसलें नहीं होती है तो महंगाई बढ़ जाती है, और फसलें होती है तो सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि कह रहे हैं कि हे बादल, तुम बच्चों की मासूम और सुंदर कल्पना जैसे दिखते हो, तुम्हारा पालन पोषण कल्पनाओं की तरह हुआ है। और तुम कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं तुम नवजीवन वाले हो, ठीक है। तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है, ठीक है, और तुम जीवन को बदल सकते हो। आगे क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास वज्र की जैसी कठोर शक्ति छिपी हुई है, और इसी वजह से तुम नई क्रांति लाते हो, नई आशाएं लाते हो। इसलिए कहते हैं बादल तुम बरसो और नई शक्ति भर दो, नई भावनाएं भर दो, बादल गरजो। आगे की लाइनों में हम देखते हैं कि जब बारिश नहीं होती है तो हर जगह गर्मी का ही साम्राज्य छा जाता है। बिल्कुल गर्मी गर्मी हो जाती है, सूरज तपता है, ज़मीन सूखी हो जाती है, पौधे जब सूख जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि तुम बरसो। अब देखो ये जो लाइन है कैसी परिस्थिति हो जाती है उसके बारे में कवि समझा रहे हैं। विकल विकल, विकल का मतलब होता है परेशान हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। अब यहाँ भी देखो 2 बार कहा है, यहाँ भी नाद सौंदर्य आया है। कहने का मतलब बात को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कहने का ये तरीका थे। उन्मन थे, उन्मन यानी उदास थे, व्याकुल थे, गर्मी से परेशान थे। उन्मन मतलब उदास थे। विश्व के निदाग के सकल जन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। कह रहे हैं कि दुनिया में इस बहुत गर्मी हो रही थी। निदाग मतलब गर्मी थी, भीषण गर्मी थी। सकल मतलब सभी, पूरे। जन मतलब लोग। तो इस प्रकार इस लाइन का अर्थ क्या हो गया कि
सारे लोग, विश्व के सारे लोग गर्मी के कारण व्याकुल व्याकुल और उदास उदास थे। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई। अगर इसकी व्याख्या देखें तो क्या हुआ कि कवि निराला जी कहते हैं कि भयंकर गर्मी बढ़ रही थी और गर्मी इतनी अधिक थी कि संसार के लोग बेचैन हो गए थे, दुखी हो गए थे और किसी का मन काम में नहीं लग रहा था। सभी लोग वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। ये देखो गर्मी है ना, परेशान हो रहे हैं, सभी लोग वर्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। और जब वर्षा का इंतज़ार करते हैं, गर्मी से परेशान होते हैं, तब ये देखो ये आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? बादल आ रहे हैं। इसलिए कवि कहते हैं आए अज्ञात दिशा से, आए अज्ञात दिशा से अनंत घन, अनंत घन। चलो अब इस लाइन को समझते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं? तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, कि धरती बड़ी ही तपी हुई है तो इसको आप अपने बादल बरसात के पानी से इसको ठंडी कर दो, शीतल कर दो। ठीक है, तो चलो इस लाइन को वापस समझते हैं। क्या देखो इसमें क्या दिख रहा है? ये बादल बरस रहे हैं, लोग जब खुश हो रहे हैं, है ना, तब ये कवि कहते हैं कि आहा ये खुशियाँ देने वाले बादल पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। इसमें देखते हैं कि आए, कौन आए? बादल। अज्ञात, अज्ञात मतलब जिसका पता ना हो। ठीक है, दिशा से अनंत, अनंत मतलब जिसकी सीमा नहीं हो, बहुत सारे। घन, घन मतलब कौन? बादल। ठीक है, और तप्त धरा यानी जो तपती हुई धरती है उसको जल से यानी कि पानी से फिर शीतल कर दो, मतलब ठंडी कर दो, बादल गरजो। ठीक है, समझ में आ गई ना? कितनी आसान है ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसी तरह अगर इसकी व्याख्या देखते हैं तो कवि बादलों से गरजने और बरसने की प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि हर दिशा से आए और अपनी बारिश से प्यासी धरती को, गर्मी को शांत कर दे। बादलों की गरज और वर्षा नया जीवन देती है। तो है ना ये आसान कविता? बादल गरजो घेर घेर गोर गगन धारा धार ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। है ना, बहुत अच्छी और बहुत आसान कविता। ठीक है, तो अब आपको कोई भी प्रश्न अगर इस तरह से आए तो बिल्कुल आसानी से उत्तर देना है। हर लाइन की व्याख्या कर सकते हो और कोई छोटे से प्रश्न भी बनाए जाए तो आप बिल्कुल अच्छे से हर शब्द को समझ चुके हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम जो हमारी पुस्तक में जो प्रश्नोत्तर आए हैं उनको देख लेते हैं। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। क्यों? समझ गए क्यों? बताओ, सोचो देखे। मुझे पता है तुम लोगों को सब आता है। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि बादल तो क्रांति के सूचक है। बादलों की गर्जना समाज में क्रांति मतलब कि बदलाव का प्रतीक है, परिवर्तन लाना। कवि बादलों को गरजाकर सामाजिक जीवन में एक नया परिवर्तन लाना चाहते हैं और शोषण से मुक्ति। कवि क्रांति के द्वारा समाज के शोषित और पीड़ित वर्ग को उनके दुखों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। यहाँ पर देखो दो बिंदी होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारी पुस्तक का दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहते हैं कि ये जो कविता है, कौन सी कविता? उत्साह कविता, जिसकी निराला जी ने रचना की है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी ने। तो कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो ये कारण है। एक तो भीषण गति और जोश है, बहुत गति और जोश है। किसमें? बादलों में। तो बादलों में एक भयंकर गति और ऊर्जा होती है जो मनुष्य के मन में उत्साह का संचार करती है। इसका संचार करती है? उत्साह का, इसलिए उसका नाम क्या रखा है? उत्साह। दूसरी बात, धरती की तपन हरना। बादल अपनी इसी तीव्र गति और भावना से तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करती है।
और शीतलता मिलती है तब भी लोगों के मन में उत्साह आता है, इसलिए कविता का नाम उत्साह रखा है। दुखों का अंत, कवि बादलों को ऐसी ही क्रांतिकारी शक्ति की उम्मीद करता है। बादलों से क्या करता है? तो कवि बादलों से क्रांतिकारी शक्ति की उम्मीद करता है। क्रांतिकारी कैसे? कि जब बादल आएंगे तो सब जगह सब कुछ बदल जाएगा, एक नई क्रांति आ जाएगी। तो इस प्रकार उत्साह कविता का नाम उत्साह क्यों रखा गया है, इस बारे में हमने समझ। आगे देखो, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? देखो ये प्रश्न समझे आप। बादल का ही कुछ अलग अर्थ बताया है। क्या अर्थ बताया है आप समझ गए होंगे। जब कविता ध्यान से देखते हो ना, बिल्कुल समझ में आ जाता है। तो उन्होंने 4 मुख्य अर्थों की ओर संकेत किया है। एक तो सुखकारी शक्ति, एक क्रांतिकारी पुरुष जैसी शक्ति हो गई, एक जल बरसाने वाली शक्ति हो गई, और प्रेरणादायी कवि के रूप में। तो अब देखो इस प्रश्न को वापस समझो। देखो कि बादल को किन अर्थ की ओर संकेत किया। अब बादल है लेकिन उसका अर्थ कुछ और दिया है। कौन से अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं? तो कह रहे हैं पीड़ित प्यासे लोगों की प्यास बुझाने और सुख देने वाली शक्ति के रूप में। यानी बादल, बरसात, इसका मतलब सुख देने वाली, प्यास बुझाने वाली शक्ति के रूप में। ठीक है, याद हो जाना चाहिए, देखो बिल्कुल। ठीक है, और आगे बताया है क्रांतिकारी पुरुष के रूप में। कैसे? कि मन में ये उत्साह लाता है, और संघर्ष की भावना रखने वाले साहसी पुरुष के रूप में बताया है। ठीक है, आगे धरती को तृप्त करने वाली और जल की शक्ति के रूप में बताया है। और आगे क्या कह रहे हैं? समाज को नया जीवन देने की प्रेरणा देने वाले कवि के रूप में बताया है। आगे देखते हैं, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखे। देखो आ गई ना बात, हमने चर्चा की थी ना पढ़ते वक्त। देखो, नाद सौंदर्य, ध्वनि का प्रभाव पैदा करने वाले प्रमुख शब्द निम्नलिखित है। कौन से? घेर घेर घोर गगन धाराधार ओ। अब ये देखो, ध्वनि का प्रभाव, नाद सौंदर्य, ये क्या मतलब हुआ? कि बात को ज़्यादा अच्छे से कहने का, ज़्यादा बात में जोर देने की बात आ रही है ना। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विकल विकल उन्मन थे मन। ठीक है, तो ये सारे ध्वनि का प्रभाव पैदा करते हैं। तो इस प्रकार आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्नोत्तर थे वो तो हमने देख लिए। अब देखते हैं कि 2025 में बोर्ड के पेपर में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो देखो, इसमें आया है उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है। प्रश्न वापस समझते हैं। देखो, उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है किसको? सूर्य को, बादल को, पथिक को, या स्वयं को? बताओ, पता है ना तुमको? चलो इसका उत्तर तुम लोग कमेंट में देना। ठीक है, मैं देखती हूँ। ये 2025 की बोर्ड की परीक्षा का प्रश्न है और तुम्हें तो बिल्कुल आ गया है ना। चलो आगे दूसरा प्रश्न कौन सा आया था 2025 के पेपर में? उत्साह कविता में निराला ने बादल को किसका प्रतीक बताया है? ये देखो, त्रिपाठी निराला जी ने उत्साह कविता में बादल को क्रांति, अभी देखा था ना, मुख्य रूप से क्रांति, नई चेतना और बदलाव का प्रतीक माना है। अब देखते हैं 2024 में क्या पूछा गया था। उत्साह कविता के कवि है। देखो, अब बताओ कितना आसान है। क्या नागार्जुन, सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या जयशंकर प्रसाद? इसका भी उत्तर आपको कमेंट में देना है, मैं नहीं बताऊंगी।
चलो आगे 2022 में क्या प्रश्न आया था। उत्साह कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है। तो देखो, उत्साह कविता के माध्यम से महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने समाज में क्रांति, नवजीवन और सकारात्मक बदलाव का संदेश दिया है। कवि ने इस कविता में बादलों को एक तरफ पीड़ित और प्यासे लोगों की आकांक्षा को मतलब इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है, तो दूसरी तरफ उन्हें नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विप्लव और क्रांति के रूप में देखा है। तो इस प्रकार आपने बोर्ड में आए हुए प्रश्नोत्तर भी देख लिए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर भी देख लिए और सुंदर चित्रों के द्वारा कविता भी समझ ली है। ठीक है, समझ में आई आपको पूरी कविता। ठीक है, तो अब हम ये पूरी कविता इसी तरह से पूरी तरह से लाइन लाइन हर शब्द को याद रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।